हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। 7th 8th 9th 9 तारीख है आज। 9th ऑफ अप्रैल में आपका स्वागत है। एंड 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में आप आइएगा। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, एसएससी, बैंक या फिर रेलवे, दिस इज द ओनली करंट अफेयर्स दैट यू नीड। राइट, स्टार्टिंग अप। तो ये तो बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने सब बताया। ओ, ये तो कल वाली स्लाइड थी, है ना? ये वाले सवाल तो कल के थे। चलिए, ये हमारे टॉपर्स हैं भाई। सत्य भाई, देवजीत, रोहित झा, विक्रम एंड प्रत्युष। वेल डन, बहुत बढ़िया। आओ, तो आज की कहानियां शुरू करते हैं हम लोग प्यारी प्यारी किताबों के साथ में। आएंगे, डब्ल्यूएचओ की पहली रिपोर्ट आई है फंगल टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट के ऊपर। डब्ल्यूएचओ ने कहा, देखिए भाई साहब, ऐसा है, इन्वेजिव फंगल होती हैं। इन्वेजिव फंगल माने, देखिए, कुछ फंगल डिजीजेस होती हैं जिस प्रकार से आपने सुना होगा, ये खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले, सुना है आपने? ये जिंगल आता था पहले। तो वो क्या होता था, वो दाद के लिए होता था। जो वो जिंगल था ना, वो बीटेक्स दाद के लिए होता था। दाद का मतलब अंग्रेजी में रिंगवॉर्म बोलते हैं। इसमें लाल लाल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं जहां पर पसीना मरता है उन जगहों पर। अब होता क्या है, ये एक्सटर्नल फंगस होती है। दाद यानी कि रिंगवॉर्म एक फंगल बीमारी होती थी जिससे आपको गोल गोल ऐसे यहाँ पर दर्द, इचिंग और अजीब सा देखने में लगता था, रेड कलर का। तो वो फंगल बीमारियां होती हैं। इन्वेजिव फंगल क्या होती है, जब फंगस ऊपर की लेयर के बजाय जब और अंदर पेनेट्रेट हो जाती है। जब ये पेनेट्रेट होती है तो ये हार्ट में भी लग सकती है, लंग्स में भी लग सकती है और ब्रेन तक में जा सकती है। अब इन फंगल को टेस्ट करने की जो तरीके हैं वो भारत में अभी नहीं है। और डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट करके जो डेटा प्रस्तुत किया वो चौंकाने वाला था। पूरे साल में, पूरे दुनिया में एक साल के अंदर आपको पता है 68 लाख लोगों को यह बीमारी होती है। फंगल, इन्वेजिव फंगल की बीमारियां होती हैं जिनमें से 38 लाख लोग हर दिन मर जाते हैं। सोच के देखिए, इसका मतलब हो गया एक दिन में तकरीबन 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ फंगस से, एक दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन हर घंटे 400 लोग खत्म होते हैं इस फंगस से। हर घंटे 400 लोग खत्म होते हैं, यानी कि इसका मतलब हर मिनट लगभग 7 से 8 लोग खत्म होते हैं इस फंगस से। इतना एक्सट्रीम है ये। यानी हर 15 सेकंड पे एक व्यक्ति जो है, या शायद 10 सेकंड पे एक व्यक्ति खत्म होता है इस फंगस डिजीज से। इतनी घातक डिजीज है ये। तो ये आंकड़ा है, डब्ल्यूएचओ ने ये आंकड़ा रिलीज किया है। और इंडिया जैसी कंट्रीज में अभी जहां हमारा हेल्थ केयर डेवलप हो रहा है, हमारे पास इसको सही प्रकार से टेस्ट करने की सुविधाएं भी नहीं है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि देखिए, अभी क्या है ना, इसको हार्डर टू ट्रीट हो रहा है। फंगल डिजीजेस जो है ये हार्डर टू ट्रीट हो रही है, मतलब इनका इलाज करना मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सर, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है, खासकर भारत जैसे देशों में, क्योंकि हमारे वहां देखिए ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। क्योंकि ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है कि तो डॉक्टर भी, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमको एक बहुत वाइड ऐसी दवाई देते हैं जो, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता कौन सी फंगस है, तो डॉक्टर एक पर्टिकुलर फंगस को नहीं टारगेट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ दवाई दे देंगे जो कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंगस को किल करता है। तो जिस कारण से हमारे बॉडी में इतने वाइड फंगस के लिए जब आप दवाई खाते हैं तो हमारे अंदर फंगल रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार की एंटी फंगल रेजिस्टेंस, किसी भी प्रकार के एंटी फंगल दवाई के लिए खाते खाते हमारे अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब दवाई नहीं असर करती है। दूसरा, हमारे किसान जो है वो बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड यूज करते हैं। वो फंगीसाइड मतलब फंगस को मारने के लिए जो वो दवाइयां डालते हैं, वो खाने के माध्यम से हमारे अंदर चलती चली जा रही हैं। क्योंकि हमारे वहां फसल के ऊपर इतना ज्यादा रेगुलेशन है ही नहीं, तो इसलिए बहुत सारी फंगस हम बिना जाने हम अपने अंदर लेते चले जा रहे हैं, जिस कारण से भी हमारा जो फंगस रेजिस्टेंस है अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे अंदर ही ऐसी एंटीबायोटिक्स या ऐसे ये डब्ल्यूबीसी ऐसे सेल्स पैदा हो चुके हैं जो कि अगर हम एंटी फंगल दवाइयां खाएं भी तो उनके अगेंस्ट वो पूरी रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। क्योंकि हम अपने किसान भाइयों की, जो हमारे जो किसान हैं या जो भी हमारे फार्मर्स हैं, उनके पेस्टिसाइड और फंगीसाइड यूज करने की वजह से वो भी क्या करें, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश करी है। क्या नाम है इसका? इन्वेजिव फंगल डिजीजेस के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने पहली बार ये रेस करी है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आइए फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो यूनिकटैड जो है, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है यूनिकटैड, इसकी रिपोर्ट आई है और इसने बोला है कि भाई 170 कंट्रीज में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन में
कौन सी कंट्री, मतलब हमारे भारत की रैंक की बात करें तो हमने बहुत बड़ा एक छलांग लगाई है बेहतर की तरफ। 36 रैंक हमारी हो चुकी है अब। पहले हमारी रैंक 48 हुआ करती थी, अब 36 रैंक हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी में कितना इनोवेशन कर रहे हैं उस चीज के ऊपर रिपोर्ट है। 170 देशों में हम 36वें नंबर पे आ रहे हैं। ये एक अच्छी और ये एक बड़ी रिपोर्ट होती है। इसका मेन कारण है जिस प्रकार से डिजिटल अडेप्टेबिलिटी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। आप मानेंगे, देखो इवन हम कई कंट्रीज गए हैं, कई क्या मतलब 2-3 कंट्री आसपास की जो है वहां गए हैं। दुबई जैसी एडवांस कंट्रीज में ना पेमेंट के लिए आज भी वही घिसा पिटा सिस्टम। आप या तो उनको दिरहम निकाल के दो, और दिरहम नहीं है तो फिर आप क्या करो, आप अपना कार्ड जो है कार्ड से पेमेंट करो। वो सिस्टम आज हमारे वहां तो सब्जी वाले के पास भी ऐसा स्कैन करो, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ये हमारे वहां स्कैन लेके चलते हैं, आराम से स्कैन करिए पेमेंट हो गया। हम इतना एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, जबकि ये अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास भी ये सिस्टम्स नहीं है। तो हमने टेक्नोलॉजी को बहुत तगड़े तरीके से अडाप्ट किया। अभी हाल ही में देखिए सैम अल्टमान का एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि इंडिया जिस तरीके से एआई को अडाप्ट कर रहा है ये एक क्रेजी फिनोमेना है। क्रेजी तरीके से इंडिया एआई को अडाप्ट कर रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमको लेके आ जाती है 36वें पायदान पर। और 2022 से हमने एक बहुत बड़ी जंप मारी है, 48 से हम आए हैं सीधे 36वें पर। ठीक है, तो ये एक खासियत है अभी। अच्छा, दूसरी चीज बताएं, भारत में इस समय दुनिया में सेकंड हाईएस्ट, इसी रिपोर्ट में यह भी बोला गया है, 13 मिलियन डेवलपर्स गिटहब पर अवेलेबल हैं। आप लोगों ने ये वर्ड कई बार सुना होगा, गिटहब गिटहब गिटहब, पता नहीं शायद आप लोगों ने ना सुना हो, बट जो भी सॉफ्टवेयर वाले लोग होंगे उन्होंने ये सुना होगा। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलपर्स कहां मौजूद हैं? ये मौजूद है यूएस के गिटहब के ऊपर। सेकंड नंबर पे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करी जाए तो वो इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद है गिटहब के ऊपर। सर गिटहब होता क्या है? देखिए, गिट का मतलब हो गया एक प्रकार से सॉफ्टवेयर, हब का मतलब, गिट का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और हब का मतलब हो गया उनका कलेक्शन। तो गिटहब मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कलेक्शन। अब इसको आप यूं समझें कुछ, जैसे मान लीजिए एक आपने गूगल डॉक जानते हैं ना आप, तो गूगल डॉक पे जैसे मान लो, या गूगल शीट पे मान लो मैं काम कर रहा हूं, और वही गूगल शीट अगर मैंने आपको भी दे दी, तो मैंने बोला कि यार ऐसा है 1 से लेके 100 तक के रोल नंबर्स हैं और उन बच्चों के नाम लिखने हैं। मैं शुरू से मैं 1 नंबर से शुरू कर रहा हूं, और मैंने आपको दे दी कि यार आप क्या करो, आप 100 नंबर से शुरू कर दो। तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब ये काम हो रहा होगा तो हम दोनों लोग बीच में मिल लेंगे, मतलब आधा काम मैंने कर लिया, आधा काम आपने कर लिया, हमने कोलैबोरेट कर लिया, राइट? ये था गूगल स्प्रेडशीट। बस यही काम जब सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है तो एक प्लेटफॉर्म है गिटहब। गिटहब में क्या होता है कि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अब मान लो उसका हर प्रोजेक्ट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे ये इसका फ्रंट एंड है, जो यूआई है, अच्छा सा एक प्ले बटन है, पॉज बटन है, साइड में और वीडियोस की लिस्ट आ रही है, ये इसका फ्रंट एंड है। लेकिन पीछे इसकी पूरी कोडिंग होगी। तो अब जैसे मान लो जब डेवलपर्स मिले तो एक आदमी ने बोला मैं आगे से कोड लिखना शुरू करता हूं, भाई तू पीछे से कोड लिखना शुरू कर दे। तो लेकिन प्रोजेक्ट एक ही है, एक ही टाइम पर अलग अलग सिरों से आपने कोड लिखना शुरू कर दिया। तो ये कहां संभव होता है? गिटहब के ऊपर होता है। कई सारे डेवलपर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं। समझ गए आप? ये है। तो गिटहब के ऊपर दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलपर्स जो हैं ये भारत के ही हैं। ये भी एक बड़ी चीज आई इस रिपोर्ट में सामने। फिर देखिएगा, दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले, और पीयूष बंसल साहब ने जम के लताड़ लगाई है इंडियन स्टार्टअप्स की कि तुम लोग क्या कर रहे हो, खाली तुम आइसक्रीम बेचोगे और खाली तुम खाना बेचोगे सस्ता। अरे चाइना से सीखो, वो डीप टेक ईवी बना रहा है। बात तो ठीक कही है, लेकिन थोड़ी तारीफ कर देते पहले, क्योंकि यार देखो बात ठीक है, चलो माना कि हम सिर्फ आज क्योंकि भाई मैं भी स्टार्टअप वाला हूं तो समझता हूं यार, दर्द है यार, ये बिल्ड करना आसान नहीं है। सही बताऊं, पसीने छूट जाते हैं एक कंपनी को बिल्ड करने में, उसको स्केल करने में। लिटरली कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या, बट फिर आपको अंदर एक पैशन होता है कि आपने शुरू क्यों किया था, देन समथिंग पुशेस यू और आप फिर आगे चलते हैं। हर दिन एक रोलर कोस्टर होता है, और ये हर स्टार्टअप फाउंडर जानता है इस बात को। तो अब देखो, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो खैर पीयूष मिश्रा जी ने बहुत लताड़ लगाई, पीयूष बंसल साहब ने, और उनका कहना खैर ये था कि आप बड़ी बड़ी चीजें करिए, आप डीप टेक में जाइए, ईवी वगैरह बनाइए। तो ये स्टार्टअप महाकुंभ है, कहाँ हो रहा था? भारत मंडपम में हो रहा था। 3000 से भी ज्यादा स्टार्टअप यहाँ पर आए हुए थे। 3000 स्टार्टअप्स फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। देखो कितना बड़ा एक इवेंट हो गया। आप ये सोचिए, किसी ने सोचा था भारत जैसे देश में अलग अलग कंट्रीज से कंपनीज आएंगी और यहां आकर के अपना स्टॉल लगाएंगी? ऐसा होता था, बस चीन में होता था, साउथ कोरिया में होता था, यूएसए तो बहुत दूर पड़ जाता है तो यूएसए में भी होता था, पर बड़े स्टार्टअप्स हमारे सिर्फ बड़े बड़े स्टार्टअप्स ही जा पाते थे। आज भारत में 50 देशों के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मतलब ये एक काबिल तारीफ बात है। कलेक्टिवली गवर्नमेंट की भी, हमारी भी,
हम सब की एक इनोवेशन की, या आज लोगों में भी एक जील आई है कि यार हम भी स्टार्टअप सोचेंगे, हम भी एक कंपनी फॉर्मेशन करेंगे, हम जॉब देने का काम करेंगे, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये स्टार्टअप्स ही तो हैं एडटेक के, जिन्होंने 25-25 हजार के कोर्सेज को, एसएससी की कोचिंग 25,000 20,000 की होती थी। मुझे याद है मैंने 2016 में एक पैरामाउंट नाम की कोचिंग होती थी, पहली बार एडमिशन लिया था, एक ही महीना गया था वहां पर, मुझे याद है 17,000 फीस दी थी मैंने। वहां पर कोर्स 3 महीने तक ही पढ़ाते थे खाली, और 17,000 फीस दी थी। आज सोचिए 1700 रुपए में पूरे साल का एक्सेस मिलता है, क्या बेहतरीन चीज है ये, है वो भी घर बैठे। तो ये स्टार्टअप्स ही तो हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये है पूरी स्टार्टअप की कहानी। किसने इनॉग्रेट किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जितिन प्रसाद साहब ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीयूष बंसल की डांट के बाद ये सवाल आने के चांसेस हैं। आप लोग शायद आंसर दे दो पीयूष बंसल, जो कि गलत हो जाएगा। इन्होंने इनॉग्रेट करा है इसको। अच्छा, कहां 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ कहां हो रहा था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। फिर देखिएगा मोदी जी को फिर से एक अवार्ड मिला है। लगभग सारे पड़ोसियों ने अवार्ड दे ही दिया है, खाली चाइना और पाकिस्तान बाकी है। माने पगलू और चकलू को छोड़ करके बाकी सभी ने अवार्ड दे दिया है। तो देखिए इनको श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, जो कि नॉन सिटीजन्स को दिया जाता है। इसका नाम है श्रीलंका विभूषण अवार्ड। तो हाईएस्ट नॉन सिविलियन अवार्ड मिला है। अभी मोदी जी 3 दिन के लिए श्रीलंका गए थे। यहां पर इनके प्रेसिडेंट जो है अनुरा कुमार दिसानायके, इन्होंने मित्र विभूषण अवार्ड दिया है। श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड ये फॉरेन डिग्नेटरीज को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तो ये एक अच्छी बड़ी चीज है ये एक, ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा ये अवार्ड और लोगों को भी दिया गया है, लेकिन मेनली हमें क्या जरूरत है, इसमें से सवाल यही 2 आएंगे। इस बार कौन सा अवार्ड दिया गया है और प्रेसिडेंट का नाम बताइए श्रीलंका के। फिर देखिएगा ये एक यूफनिया वानाडेंसिस, ये एक नई प्रजाति पाई गई है। इस इंसेक्ट की नई प्रजाति के ऊपर भी प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। बहुत ज्यादा सेंस हमें समझ नहीं आता इन क्वेश्चंस का कि ये क्यों पूछता है, बट क्योंकि एग्जामिनर पूछता है इसलिए हमें आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये वायनाड में, केरला के वायनाड जिले में ये पाई गई है, नई स्पीशी है ये इस फ्लाई का नाम क्या है? ये पेस्टल फ्लाई है। इसको क्या बोलते हैं? ये एक पेस्टल फ्लाई बोलते हैं इसको। तो ये कहां पर आई है? ये यूफिया वेडनन, पता नहीं, अजीब सा नाम है भाई। देखो सही बताएं तो ये वाले सवाल सच्ची बता रहे हमको नहीं समझ आते मतलब हमें इसका सेंस ही नहीं समझ आता। और जिस चीज का सेंस नहीं समझ में आता ना, उसको उतनी मजा भी नहीं आती बताने में। अब एक कीड़ा मिला, अब उस कीड़े की स्पीशीज को तुम एसएससी के या रेलवे के बच्चे से क्यों पूछ रहे हो भाई? उसको क्या है? या तो ऐसा समझ आता है कि मान लो कोई एंडेंजर्ड प्रजाति मिल गई हो भारत में, तो समझ आता है। नॉर्मल है यार, आर्थ्रोपोडा वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है यार, मतलब करोड़ों कीड़े हैं उसमें। अब करोड़ों कीड़े में एक नई स्पीशी और मिल गई, तो ये सवाल समझ नहीं आते हैं। लेकिन भाई कर लो, अब क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर है तो तुम भी मजबूर हो, ठीक। हमको भी पढ़ाना ही है ये वाला सवाल, तो ये वाले तो तुमको भी पढ़ना ही है। दे देना इसको भी अपने नोट्स में थोड़ी सी जगह। फिर देखो, अच्छा, राजा चोला का एक इंस्क्रिप्शन जो है ये डिस्कवर हुआ। तो राजा चोला जो है ये चोला डायनेस्टी के राजा थे, और इन्होंने, ये मेनली क्यों फेमस है, इन्होंने थांजवूर, इन्होंने क्या किया था, ये जो आपका बृहदेश्वर टेम्पल है थांजवूर में, ये इन्होंने बनवाया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान राजा थे। आपको पता है इनका ओरिजिनल नाम राजा चोला नहीं है, ये इनका ओरिजिनल नाम दबा ही रह गया। ये तो कहिए, अगर आप में से किसी ने पोन्नियिन सेल्वम मूवी देखी होगी, उस मूवी में इनका ओरिजिनल नाम बोला गया है, वर्मन है, डैश वर्मन। अब मैं आज का होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, सर्च करके मत बताना यार, सुनो सर्च, अच्छा सुनो ठीक है, चलो तुम सर्च करके बताना। अगर सर्च करके बताना, और अगर आपने पोन्नियिन सेल्वन मूवी देखी हुई है तो आप ये डालना कि मूवी से आपको ये नाम पता है या फिर आप सर्च करके बता रहे हो, ठीक है। राजा इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, राजा चोला। एक्चुअल में ये इतने महान थे और इतने हम्बल थे कि इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम किसी इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया ही नहीं, किसी पे भी नहीं। हर जगह राजा ही लिखा रहता था, क्योंकि इनको अपना पर्सनल ग्लोरी इनको पसंद नहीं थी। इनका कहना था कि मुझे बस सबके लिए काम करना है ये। एक और बात बताता हूं, बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर में भाई साहब एक ग्रेनाइट समझते हो, जो किचन में पत्थर नहीं होता, जिसके ऊपर जो पत्थर जो हम लोग किचन में लगवाते हैं, ऊपर जो टॉप होता है किचन का, जिसके ऊपर गैस रखते हैं, वो ग्रेनाइट। 80 टन समझ रहे हो ना, 80 टन का एक गोला बृहदेश्वर मंदिर के टॉप पे रखा हुआ है। सोचिएगा, 80 टन माने लगभग 25 हाथियों के बराबर का एक ग्रेनाइट का गोला, 25 हाथियों के बराबर का एक ग्रेनाइट का गोला बृहदेश्वर मंदिर के टॉप पे रखा हुआ है। और यहां जब ये रखा गया, और यह मंदिर बना है 1010 एडी में, उस समय ना बिजली होती थी, ना ही कोई क्रेन होती थी।
ये आज भी लोग सोचते हैं। और ये मंदिर कितना ऊंचा है आपको बता दूं, 1000 फीट ऊंचा मंदिर है ये। एक जो सिंगल मंजिल होती है, सिंगल स्टोरी होती है, वो तकरीबन 15 फीट की होती है। अब आप सोच लीजिए 1000 फीट हो गया, मतलब भर का अच्छा खासा हो गया 1000 फीट। इसकी हाइट एक बार फिर से मुझे कंफर्म करनी होगी, लेकिन ये टोटल, क्योंकि 1000 फीट के हिसाब से बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये जो मंदिर का टॉप है, ये इसकी हाइट एक बार फिर से देखनी होगी, लेकिन ये एक 15 मंजिल की बिल्डिंग से भी ऊंचा है ये। अब सोचो, एक 15 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर आप 80 टन का ग्रेनाइट रख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है ये आज तक भी आर्किटेक्चर मार्वल है कि ये कैसे करा बृहदेश्वर मंदिर में। ये आज भी है वो ग्रेनाइट का पत्थर जो सबसे ऊपर रखा हुआ है, टॉप पे रखा हुआ है। मेरा बड़ा मन करता है यार आप लोगों के लिए ना ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर, अगर आपको किसी दिन उतरा ना किसी दिन समझाने के लिए, आप मतलब पढ़ाई छोड़ दे, आपको लगेगा बाप रे हिस्ट्री पकड़ लेता हूं मैं। हिस्ट्री पकड़ लेते हैं और ये सब चीजें समझते हैं। इतना इंटरेस्टिंग है ना, इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आपने किसी ने ब्रह्मास्त्र में स्टैटिक जी के पढ़ी है हमसे, तो आपने टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने ये सब चीजें बताई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। खैर, जब बताऊंगा, जब ये सब टेम्पल आर्किटेक्चर की कभी कोई क्लास लूंगा ना, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मुझे बड़ा मन करता है इन सब चीज़ों के ऊपर शॉर्ट्स बनाएं, लेकिन समय से मात खा जाते हैं हम बस। चलिए, तो राजा राजा चोला का इंस्क्रिप्शन जो है ये डिस्कवर हुआ। इनके बारे में खास बात हमने आपको बता दी, क्या इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। कहां पर है ये थांजावुर में है ये, ठीक है। अच्छा, इनका अभी हाल ही में नया इंस्क्रिप्शन जो है ये भी मिला। तो ये नया इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं यार, इसको ग्रंथ लिपि बोलते हैं। ग्रंथ लिपि संस्कृत का ही एक एंशिएंट फॉर्मेट है जिसमें ग्रंथ लिखे जाते थे। तो ये क्या आ गया, ये ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है, और ये अभी मदुरई तमिलनाडु में मिला है। ये कहाँ मिला है? मदुरई तमिलनाडु में। एंड ये चोला रूल का मिलिट्री स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये सब हमने देख लिया। ठीक है, बस ठीक है, इतना ही काफी है इसमें। फिर देखिएगा, अच्छा, समता दिवस। तो देखिए समता दिवस क्यों मनाते हैं 5 अप्रैल को। ये जो साहब हैं, इनका नाम क्या है? बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम एक दलित व्यक्ति थे। बाबू जगजीवन राम ने बचपन से ही बहुत ज्यादा भेदभाव देखा था। इनको जब ये स्कूल गए तो स्कूल नहीं जाने दिया गया। जब ये स्कूल गए तो इनको अलग घड़ा होता था इनका पानी पीने के लिए, ये सबके घड़ों से पानी नहीं पी सकते थे ये। तो इनका बचपन से ही सपना था कि मुझे ये जो भेदभाव है ना, ये हटाना है। तो फिर खैर, जब 1940 में ये सत्याग्रह जब हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तब भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तब भी ये हर सरकार में मंत्री रहे ये। इनफैक्ट 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है, तो डिफेंस मिनिस्टर भी बाबू जगजीवन राम थे। इसके बाद में जब ये लगी आपकी इमरजेंसी लगी, तब भी ये थे। इमरजेंसी के बाद ये इंदिरा गांधी जी से अलग हुए। फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसमें ये वाइस प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने ये। तो ये कई सारे पोर्टफोलियो, हमेशा इनके पास कोई ना कोई मंत्री रहे ये। खैर, इन्होंने काफी कोशिश करी कि जीवन में दलितों के लिए उन्हें काफी काम किया कि दलितों के और जो बाकी लोगों के बीच में भेदभाव है उसको कम किया जा सके। तो इनके इस जन्मदिन को हम लोग हमेशा मनाते हैं, समता दिवस के रूप में मनाते हैं, बाबू जगजीवन राम। समझ गए? चलिए, अच्छा, ये कहानी आ गई पूरी। अब आइए सवालात देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको सब लोग ज्वाइन करिएगा। फिर देखिएगा, WHO के हिसाब से इन्वेजिव फंगल डिजीज जो है, कितनी डेथ्स होती हैं इससे? हर साल इससे 38 लाख डेथ होती हैं। फिर यूनिटैड की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम किस रैंक पर हैं? सो वी आर ऑन 36th रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। फिर प्रेसिडेंट अनुर कुमार दिसानायक है, इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, मोदी जी को दिया गया है। कौन सा? ये आ जाएगा, ये श्रीलंका मित्र विभूषण, ये हो जाएगा। फिर देखिएगा, यहाँ पर रिसेंटली न्यू डैमसेल फ्लाई स्पीशीज यूफिया वेंडिसिस, ये कहाँ दिखी है? केरला के वायनाड जिले में। फिर बृहदेश्वर मंदिर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किसने बनाया था? राजा राजा चोला ने बनवाया था, ये आ जाएगा ये। फिर बाबू जगजीवन राम की बर्थडे जो है वो किस उसमें मनाते हैं? समता दिवस के रूप में मनाते हैं, इक्वालिटी डे। ये आती है आज की संपूर्ण कहानी, ये आ जाती है। ठीक, बोलिए, बढ़िया समझ आया आपको? मस्त, एकदम जबरदस्त तरीके से, शाबाश। सारे क्वेश्चन भी कर लिए ना आपने? दैट्स वंडरफुल गाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग चलते हैं और 9 बजे मिलेंगे हम लोग। 9 AM पर मिलते हैं लाइव क्लास में। SSC फेज और CGL के लिए जो लाइव क्लासेस हो रही हैं, फिर से कहूंगा, मत छोड़ा करो। इतनी तगड़ी क्लासेस हैं, इतनी अच्छी क्लासेस हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, कल मैं बात कर रहा था, कल 2 लोगों से बात हुई, 3 लोगों से बात हुई, 4 लोगों से बात हुई। चारों में एक चीज कॉमन थी कि हमने आपके सेशंस को YouTube वाले भी जरूर किया था।
मतलब बैचेस में तो थे, लेकिन यूट्यूब के जो रिवीजन क्लासेस होते थे हम उनको भी करते थे और उनसे भी बहुत हेल्प मिली थी। बैचेस से एक फाउंडेशन बनी थी और उसके बाद जो यूट्यूब रिवीजन होता है उनसे, उन यूट्यूब क्लासेस होती है उनसे रिवीजन बहुत अच्छा हुआ था उनसे। ये फिक्स आंसर थे चारों के। तो आपको भी बोल रहा हूँ ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 AM पर होगा, डू नॉट लीव दोस क्लासेस। इससे ज्यादा प्रोडक्टिव 1 घंटा आप नहीं पा पाएंगे, वो बहुत प्रोडक्टिव 1 घंटा है आपके जीवन का, तो इसलिए जरूर अटेंड किया करिए उसको, ठीक है। चलो गाइस, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और किताब पढ़ते रहिए, खत्म कर दीजिए एकदम बढ़िया मस्त तरीके से, ठीक। ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, ये बुक शुक, ठीक है। चलिए, थैंक यूज एंड बाय। एंड कवच वालों, आप लोगों का बिगिनर वालों का आज सेमिनार है, तो उसको अटेंड कर लीजिएगा, बिगिनर वालों का आज, ठीक है। चलिए, थैंक यू। PDF कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन के ऊपर। चलिए, बाय बाय।